अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS 311 डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस UET लाहौर। आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टडी कर चुके हैं उनकी मैक्सिमम या मिनिमम टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है और क्या उनको मज़ीद बेटर बना के लीनियर टाइम में सॉर्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। So we have seen many algorithms in the start of the course, जिनमें से हमने मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट को स्टडी किया। जो मर्ज सॉर्ट था उसका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम था डेट वाज n log n। क्विक सॉर्ट को हमने प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस के थ्रू सॉल्व किया और उसका एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम n log n था। क्या हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? n log n से कोई बेहतर टाइम हो सकता है सॉर्टिंग का? आप लोगों को याद होगा कि इंसर्शन सॉर्ट n स्क्वायर टाइम लेती है। n स्क्वायर से बेटर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है डेट इज n log n। कैन वी परफॉर्म बेटर इवन फ्रॉम n log n? सो डिपेंड करता है इस पे कि आपने किस टाइप ऑफ एल्गोरिथम से ये सवाल पूछा है। सो एक क्लास ऐसी एल्गोरिथम्स की जो कहती है यस वी कैन डू बेटर, और एक क्लास ऐसी है जो कहती है इससे मजीद कम नहीं हो सकता, n log n को आप बीट नहीं कर सकते। एल्गोरिथम्स की जो पहली क्लास है जो ये कहती है कि आपके पास n log n से बेहतर सोल्यूशन है, उसके पास हम जाते हैं तो हमारे पास एक एल्गोरिथम आता है जिसका नाम है स्ट्रिक सॉर्ट। सो स्ट्रिक सॉर्ट कैसे वर्क करता है? आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपको गिवन n स्ट्रिक्स हैं जिनकी लेंथ आपको पता है। आप इन तमाम स्ट्रिक्स को एक टेबल पे फैला दें, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे टेबल पे रख दिया है। उनकी जो लेंथ है वो आपको बताती है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है। अगर मैं इसको वर्टिकली देखूं तो मैं क्लियरली एल्गोरिथम्स को सॉर्ट कर सकता हूं कि पहले नंबर पे ये वाला एलिमेंट है, सेकंड नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे पे ये है, पांचवे पे ये है, छठे पे ये है। तो इस तरह से मैं अपनी जो सॉर्टिंग है उसको इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ। सो इसको कहते हैं बिग ओ वन। जस्ट आपने एक ऑपरेशन करना है, आपके पास जितनी भी स्ट्रिक्स हैं उन्हें एक टेबल पे फैला दें तो आप वर्टिकली जो आप देखेंगे इसको तो आपको ये पता लगता है कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे आता है सॉर्टिंग के हिसाब से। लेकिन ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। जब भी आपके पास एक इनपुट आएगी जिसमें मल्टीपल स्ट्रिक्स हैं, सो यू हैव टू फाइंड द स्ट्रिक्स एंड स्प्रेड देम ऑन द टेबल। आपका टेबल इतना बड़ा भी नहीं हो सकता कि जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आ सकें। सो ये हमें बताना है कि कौन सा मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन हम यूज़ करेंगे। जो पहले हम कंप्यूटेशन का मॉडल यूज़ करते थे उसमें इनपुट एक एरे होती थी, आउटपुट आप सॉर्टेड एरे देते थे। जो ऑपरेशंस अलाउ थे, जिन ऑपरेशंस को आप यूज़ कर सकते थे उनमें एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन था। लेकिन जो स्ट्रिक्ट सॉर्ट है उसमें इनपुट आएंगी स्ट्रिक्स, आप वर्टिकल ऑर्डर में स्ट्रिक्स को सॉर्ट करके दे सकते हैं। ऑपरेशन आपको एक ही अलाउ है कि आपने उन स्ट्रिक्स को टेबल पे फैला देना है। क्या कोई रीजनेबल मॉडल हो सकता है कंप्यूटेशन का जिसके थ्रू हम सॉर्टिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकें? We have two models of computation. First model is comparison based sorting model. ये ऐसा मॉडल है जिसमें मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट या इस तरह के मज़ीद एल्गोरिथम्स आ सकते हैं जिसमें जब भी सॉर्टिंग करनी हो दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ये क्लास ऑफ एल्गोरिथम हमेशा एट लीस्ट n log n स्टेप्स में एग्जीक्यूशन पूरी करती है। दूसरी जो क्लास है जो स्ट्रिक्ट सॉर्टिंग मॉडल से ज़्यादा बेहतर है, डेट इज काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट या बकेट सॉर्ट। ये जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये लीनियर टाइम में रन होते हैं। सबसे पहले हम कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग मॉडल्स को देखेंगे। ये वो एल्गोरिथम्स हैं जो कहते हैं कि वी कैन नॉट बीट n log n टाइम complexity. You have an array of the items and you want to sort that array of the items.
कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में जैसा कि हमने पहले देखा कि जो ऑपरेशंस अलाउ हैं डाटा कंपैरिजन। सो अगर आपके पास एक सॉर्टेड एरे आ गई है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम से, लेट्स से 1 2 2 4 7 8 8 9, आपसे ये पूछा जाए कि फिफ्थ हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो इतनी बड़ी एरे से डायरेक्ट आप नहीं बता सकते अनलेस आप इस एरे को ट्रेवर्स करें। लेकिन आप इतना बता सकते हैं कि जो 4 है वो 8 से छोटा है या बड़ा है, या 7 जो है वो 9 से छोटा है या बड़ा है। सो जो एलिमेंट पहले आता है वो छोटा एलिमेंट है, जो एलिमेंट बाद में आता है वो बड़ा एलिमेंट है। जब भी हमने दो एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन करना हो तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। या तो हम दो एलिमेंट्स की इक्वालिटी को चेक कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं a इज लेस देन b, a इज लेस देन इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। सो अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारी एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं डेटा यूनिक। अगर तमाम एलिमेंट्स यूनिक हैं तो इस कंपैरिजन का जो a इज इक्वल टू b है उसका कोई भी फायदा नहीं है, उसे आप अपनी एरे में से निकाल सकते हैं। सो जब इक्वालिटी जो है वो आपके कंपैरिजन में से ऑपरेशन में से निकल गई, उसके बाद ये दो ऑपरेशन भी सेम बात है, a इज लेस देन b, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है ये एक ही ऑपरेशन बन जाएगा। सो ये दो ऑपरेशन है, ये भी a इज ग्रेटर देन b, ये भी एक ही ऑपरेशन बन जाएगा। सो जब भी आपने दो एलिमेंट्स का कंपैरिजन करना है, लेट्स से आपने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का आपस में कंपैरिजन करना है, तो आपको जस्ट एक डिसीजन नोड बनाना है कि ये एलिमेंट उससे छोटा है या बड़ा है। सो अभी हम कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये कंसेप्ट हमारी हेल्प करेगा कि हमने जस्ट दो ऑपरेशंस को क्यों लिया, a is less than equal to b or a is greater than b. We have some items and we want to sort these items. So इन items की जो ordering है कि कौन सा आइटम छोटा है कौन सा आइटम बड़ा है, so ये ordering मौजूद है लेकिन हमें नहीं पता कि वो ordering क्या है। So input list में जो smiling face है इसका मतलब है कि the first thing in the input list। लेकिन एक जीनी हमारे पास मौजूद है जो जानता है कि राइट ऑर्डर क्या है। सो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये सेकंड आइटम जो है वो थर्ड से छोटा है या बड़ा है, तो ये आपको आंसर यस या नो में देगा। जो आपका एल्गोरिथम है उसका काम ये है कि उस आंसर की बेस पे उसने इन तमाम एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। सो जैसा कि हमने देखा कि सेकंड एलिमेंट जो है फोर्थ एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। सो जीनी ने हमें आंसर दिया कि द सेकंड एलिमेंट इज बिगर देन फोर्थ एलिमेंट। जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उसमें दो एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन होने के बाद हम एक सॉर्टेड एरे जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सो अगर हम क्विक सॉर्ट की एग्जांपल लें, हमारे पास एक एरे है जिसमें 5 को हमने पिवट सेलेक्ट किया। सो 5 पिवट है, जो इससे 5 से छोटे एलिमेंट्स हैं वो 5 के लेफ्ट साइड पे आएंगे, जो 5 से बड़े एलिमेंट्स हैं 5 के राइट साइड पे जाएंगे। 7 एलिमेंट जो है वो छोटा है 5 से या बड़ा है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, इसके राइट साइड पे चला जाएगा। जो 6 है वो 5 से छोटा है या बड़ा है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, वो राइट साइड पे आ जाएगा। जो 3 है वो 5 से छोटा है, वो 5 के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो इसी तरह से कंपैरिजन होने के बाद हम जो फाइनल सॉर्टिंग है वो प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास दो थ्योरम है। पहला थ्योरम ये कहता है कि कोई भी डिटर्मिनिस्टिक कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टेड एल्गोरिथम जो है उसे n log n स्टेप्स में अपना काम खत्म करना चाहिए। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि कोई भी रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम है
कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में उसे भी n log n स्टेप्स लेने चाहिए एक्सपेक्टेशन में। सो अगर हम देखें कि डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कौन से होते हैं या रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम कौन से होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिन्हें जब एक इनपुट 2 या 3 दफ़ा सेम इनपुट प्रोवाइड की जाती है वो सेम स्टेप परफॉर्म करते हैं फॉर कैलकुलेशन द आंसर। और रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम ऐसा एल्गोरिथम होता है जो मुख्तलिफ स्टेप परफॉर्म करता है। जैसा आपने क्विक सॉर्ट में देखा होगा, पिवट जो है रैंडमली सिलेक्ट हो सकता है। आप पहले एलिमेंट की बजाय अगले रन में सेकंड एलिमेंट को एज अ पिवट सेलेक्ट करें तो आपके एग्जीक्यूशन के स्टेप चेंज हो जाएंगे। सो हम ये कहते हैं कि जितने भी डिटर्मिनिस्टिक या रैंडमाइज्ड कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैं उन्हें n log n से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप इसे साबित कैसे करेंगे? इसको साबित करने का एक तरीका तो ये है कि जितने भी एल्गोरिथम आपको पता है कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स उनको 1 by 1 एनालाइज करें। लेकिन इसकी बजाय हम ये देखेंगे कि इनका अंडरलाइंग मॉडल कौन सा है। हम उस मॉडल को अंडरस्टैंड करने के बाद तमाम एल्गोरिथम्स के बारे में बता सकते हैं कि क्या ये n log n से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सॉर्टिंग एल्गोरिथम की जो इनपुट होती है डेट इज लिस्ट ऑफ आइटम्स डेट वी वांट टू सॉर्ट। लेकिन जो आउटपुट है वो एक परमुटेशन है उन एलिमेंट्स के ऊपर। जैसा कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, आई डोंट नो कि वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, लेकिन मुझे उनका इंडेक्स पता है कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। इसका मतलब 1 2 3 नंबर्स नहीं है, ये 3 इंडेक्सेस हैं जिनके ऊपर कोई भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो सॉर्टिंग के बाद इनकी परमुटेशन क्या हो सकती है? या तो सॉर्टिंग के बाद ये 1 2 3 हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज लेस देन थर्ड एलिमेंट, या 1 3 2 भी हो सकता है, 2 3 1 भी हो सकता है, 2 1 3। इसका मतलब ये है कि सेकंड एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन थर्ड एलिमेंट। 3 1 2 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है। सो जब आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स आएगी तो आउटपुट में परमुटेशंस हैं, कोई भी परमुटेशन हो सकती है जिस तरह से एलिमेंट्स सॉर्ट होंगे डिपेंडिंग ऑन इनपुट। ये तमाम परमुटेशन में से कोई भी परमुटेशन हो सकती है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम जब भी उनकी एग्जीक्यूशन होगी तो वो एक परमुटेशन जनरेट करेंगे। सो जब भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से n एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, उनकी परमुटेशन का जो आंसर है डेट इज n फैक्टोरियल। सो अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 फैक्टोरियल पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं जो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको जनरेट करके देगा। जब भी आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स एज इनपुट आएगी उसकी परमुटेशंस जनरेट करते हुए आपको एक डिसीजन ट्री मिलेगा। वही एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास 3 आइटम्स हैं। उन आइटम्स का हमें नहीं पता, लेकिन उनका इंडेक्स हमें पता है कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड एलिमेंट है। सो मैं पहले और दूसरे एलिमेंट का कंपैरिजन करूंगा कि क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। तो ये ऐसी इनपुट हो सकती है जिसमें आपके पास 4 6, अगला नंबर आपको अभी नहीं पता। सो आपको इतना पता लगा, अगर आप लेफ्ट साइड पे चले गए कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा है तो हम ये कह सकते हैं 4 जो है वो 6 से छोटा है। अगर मज़ीद आपने ये देखना हो कि एरे कैसे सॉर्ट होगी, आपको तीसरे एलिमेंट का भी पता होना चाहिए। सो अगला जो कंपैरिजन होगा वो सेकंड और थर्ड एलिमेंट में होगा कि क्या सेकंड एलिमेंट जो है वो थर्ड से छोटा है। उस केस में जो आपके पास ऑर्डरिंग आ जाएगी डेट इज 1 2 3, यानी पहला एलिमेंट
सेकंड और थर्ड, इस तरह से एरे आपकी सॉर्ट हो जाएगी। ये इस तरह की एग्जांपल आए कि आपके पास 4, 6 और 9 मौजूद है। इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी हो सकती है थर्ड एलिमेंट की जगह पे, वो एलिमेंट जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 4, 6 एंड 5। जो थर्ड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से भी छोटा हो सकता है। सो अब हम मज़ीद ऑर्डरिंग या परमुटेशंस जनरेट करने के लिए एक और कंपैरिजन करेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट से छोटा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट से छोटा है, लेकिन इस केस में अगर बड़ा है, तो आप राइट साइड पे आ जाएंगे। जो ऑर्डरिंग होगी इस केस में, डेट इज 3, 1, 2, थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट थर्ड। लेकिन अगर आपके पास ये वाला सिनेरियो आ जाए कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो थर्ड से छोटा है, उस केस में जो ऑर्डरिंग बनेगी डेट इज फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट सबसे पहले आएगा, दूसरे नंबर पे सेकंड एलिमेंट, तीसरे नंबर पे थर्ड एलिमेंट। सो ये जो साइड है ये हमने इसके लिए डिसीजन ट्री जनरेट किया है कि जो परमुटेशंस बनेगी, मेरे पास जो इनपुट आएगी उसकी बेस पे मैंने डिसीजन लेना है कि मैंने किस ऑर्डर में आउटपुट देनी है। पहला एलिमेंट कहाँ पे रखना है, दूसरा एलिमेंट कहाँ पे रखना है, थर्ड एलिमेंट कहाँ पे रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो, उस केस में आप इस ट्री के राइट साइड पे चले जाएंगे। सो दिस इज द सिनेरियो जिसमें पहला एलिमेंट 9 है, सेकंड एलिमेंट 7 है। सो पहला एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा है। थर्ड एलिमेंट के बारे में हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो थर्ड एलिमेंट इस केस में सेकंड एलिमेंट से छोटा भी हो सकता है। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 5 है। इस केस में यहाँ पे 8 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। सो जो थर्ड एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से भी बड़ा हो सकता है। जो थर्ड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट से छोटा। जो थर्ड एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट से छोटा भी हो सकता है। यहाँ हम एक और डिसीजन लेंगे कि क्या फर्स्ट एलिमेंट जो है वो थर्ड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से छोटा है तो हमारे पास ये केस बनता है। इस केस में जो ऑर्डर बनेगा आउटपुट का डेट इज सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, 2, 1, 3। अगर फर्स्ट एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से बड़ा हो तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। सो हम यहाँ पे एक और डिसीजन लेंगे कि क्या सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से छोटा है तो हमारे पास ये केस बनेगा। इस केस में जो ऑर्डरिंग होगी डेट इज 2, 3, 1, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट। सो अदरवाइज अगर सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट से बड़ा है तो हमारे पास ये केस बनेगा। इस केस में ऑर्डरिंग आएगी 3, 2, 1। So third element, second element and first element. This is the final decision tree that we can generate from list of 3 items. So जो leaf nodes हैं उसके अंदर हमें permutations मिल जाएंगी। इसकी बेस पे हम फैसला कर सकते हैं कि जो sorting algorithm है वो हमें एक list of n factorial permutation generate करके देता है। ये तकरीबन वही डिसीजन ट्री है जो हमने लास्ट स्लाइड में कवर किया कि जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड एलिमेंट की बेस पे क्या परमुटेशंस बनेंगी। सो जिनी हमारे पास मौजूद है जो हमें ये बताएगा कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर वो हमें
ये कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, उसी तरह से हम परमुटेशंस जनरेट करते जाएंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में किया है। सो जो लेफ्ट साइड पे है ट्री के वो 3 परमुटेशंस आ गई हैं, राइट साइड पे भी इसी तरह से 3 परमुटेशंस आ जाएंगी। डिसीजन ट्री में जितने भी इंटरनल नोड्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो यस या नो के क्वेश्चंस को करेस्पॉन्ड करेंगे। हर इंटरनल नोड के 2 चिल्ड्रन हैं, एक यस के लिए और सेकंड नो के लिए। लीफ नोड्स जो हैं आउटपुट को करेस्पॉन्ड करेंगी। इस केस में तमाम पॉसिबल परमुटेशंस हैं जो उस लिस्ट ऑफ आइटम्स पे की जा सकती हैं। जब भी कोई एल्गोरिथम आउटपुट रिटर्न करेगा तो एक्चुअली वो इन परमुटेशंस में से किसी एक के पाथ को फॉलो करेगा डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट। सो हम 3 आइटम्स के ऊपर क्विक सॉर्ट को रन करके देखते हैं कि क्या परमुटेशंस जनरेट होती हैं। अगर हम सेकंड एलिमेंट को एज अ पिवट सेलेक्ट करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है इस केस में। पिवट का कंपैरिजन पहले एलिमेंट के साथ किया जाएगा। अगर पहला एलिमेंट पिवट से छोटा है तो पिवट से लेफ्ट जाएगा, अगर पिवट से बड़ा है, अगर आंसर नो में है तो पहला एलिमेंट उसके राइट साइड पे चला जाएगा। इसके बाद हम मज़ीद डिसीजन लेंगे कि जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या पिवट से छोटा है या बड़ा है। अगर वो पिवट से छोटा है तो पिवट के लेफ्ट साइड पे, अगर पिवट से बड़ा है तो उसके राइट साइड पे चला जाएगा। सो इसी तरह से हम जो हैं बेस केस ग्राफ के साथ हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया। सो जो हमारे पास बाकी एरे बचती है उसके ऊपर हम रिकर्सिव कॉल करते हैं। रिकर्सिव कॉल करते हुए हमने इस छोटी सी एरे में से जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं हमने चाय को एज अ पिवट सेलेक्ट किया। तो पिवट सेलेक्ट करने के बाद हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा एलिमेंट छोटा है, कौन सा एलिमेंट बड़ा है, किस साइड पे जाएगा। सो अगर सबॉइलिंग फेस चाय से छोटी है तो वो उसके लेफ्ट साइड पे जाएगी, अगर चाय से बड़ी है तो उसके राइट साइड पे जाएगी। तो हमारे पास जो परमुटेशंस बनी वो इस तरह से आप स्लाइड में लीफ नोड्स पे देख सकते हैं। डिसीजन ट्री बनाने के बाद हमारा काम आसान हो गया है कि जब भी आपके एल्गोरिथम में किसी भी परमुटेशन को आउटपुट करना है तो उसने डिसीजन ट्री में से किसी एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट। सो कितना टाइम लगेगा किसी भी एक परमुटेशन को इस डिसीजन ट्री में से फाइंड आउट करने में, वो डिपेंड करेगा कि उस लीफ तक रूट नोड से लेके लीफ नोड तक मैक्सिमम लेंथ कितनी बनती है। अगर हम किसी पाथ के थ्रू जाते हैं तो उसका जो रन टाइम है दैट इज ओमेगा लेंथ ऑफ द पाथ। वर्स्ट केस वहां पे होगा जहां पे लीफ नोड तक मैक्सिमम लेंथ हो। सो में समराइज करते हैं कि हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है सॉर्टिंग के उनका एनालिसिस करने के लिए आपको एक डिसीजन ट्री का एनालिसिस करना है, क्योंकि अंडरलाइंग जो मॉडल है वो ये है कि तमाम के तमाम कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम एक डिसीजन ट्री प्रोड्यूस करते हैं जिसके लीफ नोड्स के ऊपर इनपुट की परमुटेशंस होती है। सो इस डिसीजन ट्री को एनालाइज करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। इस केस में हम एक जेनेरिक स्टेटमेंट चाहते हैं कि जितने भी इस तरह के ट्रीज हैं उसमें लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो एटलीस्ट कितना बड़ा या कितना लंबा हो सकता है। सो एक बाइनरी ट्री है जिसमें एटलीस्ट n फैक्टोरियल लीव्स बनेंगे क्योंकि n फैक्टोरियल परमुटेशन है जो लीफ नोड्स में मौजूद हैं। जो शेलवेस्ट ट्री है n फैक्टोरियल लीव्स के साथ वो बैलेंस्ड है, उसकी डेप्थ log n फैक्टोरियल है। सो जो लॉन्गेस्ट पाथ है उसकी लेंथ बनेगी log n फैक्टोरियल। log n फैक्टोरियल को जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करें तो आपका आंसर n log n आता है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम एट लीस्ट n log n टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लेते हैं, इससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते।
सो इस थ्योरम को कि एनी डिटर्मिनिस्टिक कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम मस्ट टेक n log n स्टेप, इसको प्रूव करने के लिए हमने जो स्टेप फॉलो किए वो ये हैं कि जितने भी डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम हैं वो एक डिसीजन ट्री से रिप्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें n फैक्टोरियल लीव्स हैं। जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है वो एट लीस्ट डेप्थ ऑफ द डिसीजन ट्री के बराबर है। जितने भी डिसीजन ट्री हैं जिनकी लेंथ जिसमें n फैक्टोरियल लीव्स है उनकी मिनिमम डेप्थ n log n है। सो इसके बाद हमें कंक्लूजन ये मिलती है कि जितने भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम हैं उनका वर्स्ट केस रनिंग टाइम n log n हो सकता है। सो दिस इज़ द बैड न्यूज़। इन दो थ्योरम के बाद हमें ये पता लगा कि कोई भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम, ख्वाह वो डिटर्मिनिस्टिक हो या रैंडमाइज्ड हो, वो n log n से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। मैंने इस लेक्चर में रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम के बारे में प्रूफ नहीं किया कि वो कैसे n log n से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी सेम आइडिया फॉलो होगा जो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम में हमने फॉलो किया। सो इसमें एक गुड न्यूज़ भी है कि जो मर्ज सॉर्ट है डेट इज़ ऑप्टिमल। वो ऑप्टिमल क्यों है? क्योंकि मर्ज सॉर्ट के अंदर जो n log n के साथ जो कांस्टेंट है वो बाकी तमाम एल्गोरिथम से बेहतर होता है। लेकिन क्या स्ट्रिक्ट सॉर्ट बेहतर नहीं है? क्योंकि वो बिगो वन में अपना काम कंप्लीट करती है, जस्ट आपने स्ट्रिक्स को टेबल पे फैला देना है। Strict sort cannot be implemented as a comparison based sorting algorithm. So ये वाली टेक्निक्स उस पर अप्लाई नहीं होती। लेकिन स्ट्रिक्ट सॉर्ट को अगर देखा जाए ये रियलिस्टिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता कि आप पहले स्ट्रिक्स लें और उनको वर्टिकली उनकी पैमाइश देखें कि वो कौन सी स्ट्रिक छोटी है कौन सी बड़ी है। क्या हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? यस, वी कैन परफॉर्म बेटर than n log n model, and we can have a reasonable computation model that is better than the strict sort model. अभी हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ऐसे मॉडल्स हमारे पास हैं जिसमें लीनियर टाइम के अंदर सॉर्टिंग हो सकती है। इन एल्गोरिथम्स में बकेट सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है। थैंक यू।